बेटा देखिए, हम लोग एक्रूअल प्रिंसिपल पे बात कर रहे थे और कल हम लोगों ने एक्रूअल प्रिंसिपल का एक एस्पेक्ट पढ़ा है और वो एक्सपेंस को लेके है। क्या मतलब है एक्रूअल प्रिंसिपल का? कि हमको अकाउंटिंग करने के लिए एक साल का समय मिला है और उस एक साल के अंदर हमारे जितने भी खर्चे ड्यू है मतलब हम जिनकी सर्विस ले चुके हैं, हमको उसको अपना एक्सपेंस मानना ही है, चाहे हमने पैसा पे किया हो चाहे हमने पैसा पे ना किया हो। अब बेटा इसमें मैं इनकम वाला एस्पेक्ट भी जोड़ रहा हूं। एक चार्ट बना के देता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। पेज के सेंटर में हेडिंग लिखो एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बेटा देखिए, एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है। ऊपर में लिख रहा हूं एक्रूअल प्रिंसिपल says that if expense or income of particular year become due, it should be taken in account irrespective of cash paid or cash received. Irrespective of cash paid or cash received. बेटा देखिए, हमने क्या लिखा। हमने ये लिखा कि एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है। तो एक्रूअल शब्द का मतलब होता है क्रिएट होना। हम किसके क्रिएट होने की बात कर रहे हैं? तो हम एक्सपेंस और इनकम के क्रिएट होने की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंस और इनकम क्रिएट कब होता है? तो हम कह रहे हैं एक्सपेंस और इनकम क्रिएट तब होता है जब एक्सपेंस और इनकम क्या हो जाए? ड्यू हो जाए। और ड्यू होने का मतलब आपको बताया कि ड्यू होने का मतलब हमेशा किससे कोरिलेट करना? सर्विस से। अगर आप किसी को सर्विस दे चुके हैं तो एक्सपेंस इनकम ड्यू हो गई, और अगर आप किसी से सर्विस ले चुके हैं तो आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया। हम कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम या आपका एक्सपेंस ड्यू है तो उसको हिसाब में ले लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा पे किया या पैसा मिला। मतलब ये कि ड्यू होना इंपॉर्टेंट है, पैसा मिलना ना मिलना
बात की बात है। अब इसी चीज को हम और थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे। इधर में लिखो एक्सपेंस बिकम ड्यू, expense become due when services are taken. Expense become due when services are taken. बेटा हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि खर्चा जो है वो ड्यू हो जाता है तब जब हमको सर्विस मिल जाती है। यानी अगर मैं किसी से सर्विस ले लूं तो इसका मतलब कि खर्चा हो चुका है, भले आपने पैसे दिए हो ना दिए हो वो बात की बात है। सर्विस ली मतलब ये समझ जाइए कि एक्सपेंस आपका ड्यू हो चुका है। तो एक्सपेंस बिकम ड्यू व्हेन सर्विसेज आर टेकन फिर इसके दो हिस्से कीजिए। बेटा कल मैंने आपको दो प्रिंसिपल्स के बारे में समझाया। एक मैंने समझाया एक्रूअल जो हम अभी भी समझ ही रहे हैं, और एक मैंने समझाया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन रहेगा एक और उसके अंदर इफेक्ट आपको कितने मिलेंगे? दो। तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेंस बिकम ड्यू व्हेन सर्विसेज आर टेकन। अगर आप किसी से सर्विस ले लो तो आपका खर्चा ड्यू हो जाता है। अब आप कहेंगे एक्सपेंस ड्यू एंड पेड। अब दो पॉसिबिलिटीज निकल रही है। पॉसिबिलिटी ये कि एक्सपेंस आपका ड्यू हो गया, आपने सामने वाले से सर्विस ले ली और उसको पैसे दे दिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से निकलती है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड कि खर्चा जो है वो ड्यू तो है लेकिन आपने उसको क्या नहीं किया? पेड नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि यहां पे आप डबल एंट्री सिस्टम लगाइए। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि ट्रांजैक्शन रहेगा एक लेकिन उसके इफेक्ट कितने होंगे? दो। तो आप अगर यहां पे ध्यान दीजिए तो लिखा है कि एक्सपेंस ड्यू, आपका खर्चा ड्यू है, मतलब आप ये मान रहे हो कि वो चीज आपका खर्चा है। इसका मतलब एक अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है वो है एक्सपेंस अकाउंट। और आप कह रहे हो कि एक्सपेंस आपने पेड कर दिया, यानी आपके पास से पैसे चले गए। तो दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। आप कहेंगे एक्सपेंस ड्यू और कैश पेड। मतलब अगर आप पेड करो तो भी वो चीज आपका क्या है? एक्सपेंस है। और यहां हम कह रहे हैं कि पेड ना भी करो तो भी वो आपका एक्सपेंस है। यहां पे हम लिख रहे हैं एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। खर्चा ड्यू है मतलब ये तय है कि वो आपका खर्चा है, पर आप कह रहे हैं कि नॉट पेड मतलब मैंने सामने वाले से सर्विस ले ली, मेरे ऊपर खर्चा अप्लाई हो गया, बट नॉट पेड मतलब पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी है मतलब अपनी लाइबिलिटी है। तो हम कहेंगे पेएबल एक्सपेंस इज अवर लाइबिलिटी। तो बेटा हर ट्रांजैक्शन में आपको कितनी बातें देखने को मिलती है? तो हर ट्रांजैक्शन में आपको दो बातें देखने को मिलती है। आप कहते हैं एक्सपेंस ड्यू एंड पेड, मतलब आप मान रहे हैं कि आपका एक्सपेंस है और आपने पैसे दे दिए। आप कह रहे हैं कि एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड,
आप मान रहे हैं कि आपका एक्सपेंस है लेकिन पेड नहीं है, मतलब आपकी क्या बन गया, लाइबिलिटी, पैसा देना बाकी है। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियों में एक्सपेंस को आपने एक्सपेंस माना है और वही बात ऊपर लिखी है। Accrual principle says that if expense of particular year become due, it should taken in account irrespective of cash paid और cash received। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में खर्चा ड्यू है तो उसको खर्चा मान लो, भले ही आपने उसका पेमेंट किया हुआ ना हो। बेटा जहां पे आपका ये चार्ट खत्म हो रहा है वहां पे आप एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। ये वाले हिस्से में अभी हम लिखेंगे, पहले आप इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखो। मिस्टर राजेश स्टार्ट्स हिज बिजनेस ऑन 1 April 2025। Mr. Rajesh starts his business on 1 April 2025। Full point। He paid electric bill of current year for 10 months at the rate ₹2000। He paid electric bill of current year for 10 months at the rate 2000 per month। He paid electric bill of current year he paid electric bill of current year, sorry, previous year। He paid electric bill of previous year for 1 month at the rate ₹3000 per month। Assuming year ends on 31st March 26 and electric expenses are constant throughout year throughout the year at the rate 2000 per month, compute his electric expenses as per accrual principle for the year 2025-26। लिखे बेटा, एक बार दोबारा एक्रूअल प्रिंसिपल पढ़ लो। क्या कहता है एक्रूअल प्रिंसिपल?
it says that if expense of particular year, point to be noted, particular year become due, it should be taken in account irrespective of cash paid. अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का खर्चा ड्यू है तो आप उसको खर्चा मान लो। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे बताइए कि करंट ईयर 25-26 जो है उसका इलेक्ट्रिक एक्सपेंस कितना है। देखिए, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या बोलता है, दोबारा सुनिए। एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको एक्सपेंस डिटरमाइन करने हो, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी पर्टिकुलर ईयर में, मतलब आप हमेशा अकाउंटिंग एक साल की करते हो तो आपको खर्चा भी कितने साल का असेस करना है, एक साल का। तो आप किसी पर्टिकुलर ईयर में एक्सपेंस को असेस करना चाहते हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि एक्सपेंस क्या हो जाना चाहिए, ड्यू, मतलब आपने सर्विस ले लेनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपने पैसे पे किए कि नहीं किए। पैसे पे करने का, किसी चीज को एक्सपेंस डिक्लेयर करने से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो ड्यू है तो एक्सपेंस है, पैसे का मैटर छोड़ दो, वो तो आता जाता रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, कहता है कि राजेश ने बिजनेस कब शुरू किया, 1 अप्रैल 25 को। बेटा राजेश बिजनेस शुरू कर रहा है 1 अप्रैल 25 को, मतलब उसके बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 12 महीने तक चलेगा। और 12 महीने के बाद आफ्टर 12 मंथ डेट आएंगी 31 मार्च 2026, और 31 मार्च 2026 के दिन उसका ईयर एंड हो जाएगा। तो एक साल के अंदर कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो मेरे को बताइए 12 महीने में इलेक्ट्रिक बिल कितनी बार आएगा, 12 बार। उसने कितनी बार इलेक्ट्रिक का बिल पे कर दिया, 10 बार। तो ये 10 इंटू 2000, ये 20,000 उसका खर्चा है कि नहीं है? है। आगे लिखता है ही पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ प्रीवियस ईयर, उसने कब का इलेक्ट्रिक बिल पे किया, पिछले साल का। बेटा इस पिछले साल के इलेक्ट्रिक बिल को तो हमने पिछले साल ही खर्चा मान लिया होगा, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर में ही ड्यू हो गया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में ही आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर चुके हैं। तो यह आपका करंट ईयर में खर्चा नहीं है। पर कहता है कि हमारा करंट ईयर 31 मार्च को खत्म होने वाला है और इसमें थ्रू आउट द ईयर आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना आया, 2,000 रुपये महीना। तो आपने 10 महीने के 20,000 तो पे कर दिए, पर आपने बचे हुए 2 महीने के 2,000 के हिसाब से 4,000 पे नहीं किए। तो बेटा आपने 4,000 पे नहीं किए और आपने 20,000 पे किए, तो इसमें से 20 अपना खर्चा है कि 4 अपना खर्चा है? 20,000 आपने पे कर दिए, 4,000 आपने पे नहीं किए। दोनों में से खर्चा कौन सा है, 20 या 4, कि दोनों? दोनों। क्योंकि यहाँ पे खर्चा ड्यू है और पेड है, और यहाँ पे खर्चा ड्यू है लेकिन पेड नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि खर्चे को खर्चा डिक्लेयर करने के लिए पेमेंट जरूरी है कि ड्यू होना जरूरी है, ड्यू होना। तो आपका एक्सपेंस ड्यू होके पेड है तो भी एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस ड्यू होके पेड नहीं है तो भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर वाला आपका एक्सपेंस नहीं है। ये 2,000 इंटू 10 20 आपका एक्सपेंस है, और ये 2,000 इंटू 2 4,000 आपका एक्सपेंस है। कुल मिला के कितना आपका एक्सपेंस है, 24,000। आंसर लिखो। इन अ फाइनेंशियल ईयर देयर आर 12 months। इन अ फाइनेंशियल ईयर देयर आर 12 months। For 10 months
इलेक्ट्रिक एक्सपेंस become due and paid for 10 months. इलेक्ट्रिक एक्सपेंस become due and paid. हमने 10 महीने के लिए इलेक्ट्रिक का खर्चा ड्यू भी किया और पेड भी किया। मतलब आपका कुल मिला के कितना खर्चा आप ड्यू एंड पेड कर चुके हो? 20,000। फॉर 2 मंथ, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस बिकम ड्यू बट नॉट पेड। 2 महीने के लिए इलेक्ट्रिक का खर्चा ड्यू तो हुआ, परंतु आपने पेड नहीं किया। तो 2 महीने के लिए खर्चा ड्यू तो हुआ, लेकिन हमने पेड नहीं किया। तो खर्चा हो गया आपका कितना? 4,000। तो आपका साल भर का इलेक्ट्रिक एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 24,000, 24,000 इलेक्ट्रिक एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर। चलिए एक और ट्राई कीजिए। हो गया लिख के? क्वेश्चन लिखो। मिस्टर रमेश whose financial year starts on 1st April 2025 wants to know his salary expense for the year ended 31st March 2026। कहते हैं कि रमेश ने अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 25 को शुरू किया। वो ये जानना चाहता है कि पूरे साल का उसका सैलरी का खर्चा कितना है। उसमें लिखो नंबर ए, करंट ईयर सैलरी पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर 1 मंथ ₹20,000। करंट ईयर सैलरी paid in advance in previous year for 1 month ₹20,000। Number B, current year salary at the rate ₹20,000 per month due and paid for 8 months current year salary 2,000 per month due and paid for 8 months। Note, salary remains constant at the rate 20,000 per month। Throughout
द ईयर। बेटा इस पे से पता करो उस बंदे का साल भर का सैलरी का खर्चा कितना है। बताइए बेटा कि रमेश का साल भर का सैलरी का खर्चा कितना है। 2,40,000। देखो आपको एक्रूअल प्रिंसिपल को कैसे समझना है। पहली बात, एक्रूअल प्रिंसिपल कितने साल के एक्सपेंस कैलकुलेट करने की बात करता है, केवल 1 साल का। और वो 1 साल कौन सा है, जो अभी चल रहा है। अब होता क्या है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अपना 1 साल का जो खर्चा है वो उसी साल में पे करो। जैसे ये साल आपका शुरू हुआ 1 अप्रैल 25 को, खत्म कब होने वाला है, 31/3/26 को। अब आपका एम्प्लॉय मार्च के महीने में आपके पास आ गया और वो मार्च के महीने में आपके पास आके बोलता है कि भैया मेरे को एडवांस सैलरी दे दो। तो आपने उसको अप्रैल महीने की 20,000 रुपये सैलरी क्या की, एडवांस दे दी। अब ये 20,000 सैलरी आपने एडवांस कब दी उसको, प्रीवियस ईयर में। पर ये खर्चा कब का है, करंट ईयर का, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको सैलरी कैसे दे दी, एडवांस में। पर वो ड्यू तब होंगी जब वो एम्प्लॉय काम करेगा। तो उस एम्प्लॉय ने 1 अप्रैल से लेके तो 30 अप्रैल तक काम किया, तो उसकी सैलरी जो है वो ड्यू हो गई। हम किसी भी एक्सपेंस को एक्सपेंस कब मानते हैं, जब वो ड्यू होता है। तो यहाँ पे आके सैलरी ड्यू हुई तो आप कहेंगे ये 20,000 आपका खर्चा है। भले आपने पे कब कर दिया, प्रीवियस ईयर में, पर आपने उसको खर्चा कब माना, करंट ईयर में। फिर करंट ईयर में आपने 20,000 के हिसाब से कितनी सैलरी पे की, 8 महीने की। तो आपने करंट ईयर में 20,000 के हिसाब से 8 महीने की सैलरी पे की। मतलब ये ड्यू भी हो गई और पेड भी हो गई। लेकिन 1 साल में कितने महीने रहते हैं, 12। उसमें से यहाँ आपको हिसाब मिला 8 और 1 9 महीने का। तो साल में 12 महीने हैं, मतलब अभी भी 3 महीने की सैलरी बाकी है। वो जो 3 महीने की सैलरी बाकी है वो कितनी हो गई, 60। इन तीनों को आप जोड़ दो तो आपका आंसर कितना आता है, 240। तो आपका सैलरी का खर्चा कितना है, 240। आई बात समझ में, कितने लोगों के समझ में आई। तो एक्रूअल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि करंट ईयर के हिसाब में करंट ईयर का खर्चा आना चाहिए। अगर वो ड्यू हो जाए तो आपने उसका पैसा कब दिया ये मैटर करता नहीं है। तो जो बच्चा ये बात समझ लेगा कि पैसा देना मैटर नहीं करता, वो तो सीधे इतना भी एनालिसिस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 12 × 20 बोलेगा हर महीने सैलरी ड्यू तो हो ही रही है, तो 20,000 × 12 कर दो, 2,40,000 सैलरी का एक्सपेंस है। बेटा लेकिन एक्रूअल प्रिंसिपल सिर्फ एक्सपेंस की बात नहीं करता। एक्रूअल प्रिंसिपल एक्सपेंस के साथ साथ इनकम की भी बात करता है। तो यहां पे लिखो दूसरे हिस्से में, इनकम बिकम ड्यू, इनकम बिकम ड्यू व्हेन सर्विसेज आर गिवन। इनकम बिकम ड्यू व्हेन सर्विसेज आर गिवन। तो बेटा इनकम ड्यू कब होती है, तो इनकम ड्यू तब होती है जब हम सामने वाले को क्या दे चुके होते हैं, सर्विस। मतलब अगर आपने किसी को सर्विस दे दिया, आप दुकानदार है आपने किसी को माल दे दिया, आप सर्विस प्रोवाइडर है आपने किसी को सर्विस दे दी। अगर आप सर्विस दे चुके हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी इनकम ड्यू हो गई है। फिर पैसा मिलना ना मिलना ये बात की बात है।
ड्यू है मतलब वो आपकी इनकम है। तो इसमें भी हम दो कैटेगरी बनाएंगे, इनकम ड्यू एंड रिसीव्ड, इनकम ड्यू एंड रिसीव्ड मतलब मैंने सामने वाले को सर्विस दे दी और सर्विस देते ही उस बंदे ने मुझे पैसे दे दिए, तो मैं कहूंगा कि मेरे बिजनेस में कैश आई, कैश कम्स इन। और मैं कहूंगा कैश इसलिए आई कि इनकम ड्यू हो गई। और आप जानते हैं कि इनकम ड्यू हो गई तो हम उसको अपनी इनकम मान लेते हैं। बेटा यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हुआ ये कि इनकम जो है वो ड्यू तो हो गई पर हमको इनकम के पैसे नहीं मिले। मतलब मैंने तो सामने वाले को सर्विस दे दी तो इतना तो तय है कि इनकम ड्यू हो गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं कहूंगा कि मुझे इस सर्विस के बदले सामने वाले से पैसा लेना है। पैसा लेना है मतलब राइट टू रिसीव है, मतलब अपनी असेट है। तो मैं कहूंगा इनकम रिसीवेबल ये हमारी असेट है। तो इनकम के ड्यू होते ही पैसा मिल गया, पैसा असेट है। इनकम ड्यू हुई लेकिन पैसा नहीं मिला तो यहाँ पे इनकम रिसीवेबल आपकी क्या है? असेट है। लेकिन दोनों ही केस में क्या ड्यू हो रही है? इनकम। मतलब एक्रूअल प्रिंसिपल के मुताबिक आप इनकम को इनकम कब मानोगे? तो एक्रूअल के मुताबिक आप इनकम को इनकम तब मानोगे जब वो क्या हो जाए? ड्यू हो जाए। पैसा मिलना न मिलना बात की बात है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर मनोज rented a premises which generates rental income of rupees 30,000 per month. Mr. Manoj rented a premises which generates rental income of rupees 30,000 per month. Compute his annual rental income, compute his annual rental income for financial year 2025-26 if number A, rental income at the rate 30,000 per month received in advance for April 2026
रेंटल इनकम @30,000 पर मंथ रिसीव्ड इन एडवांस फॉर अप्रैल 2026। नंबर बी, रेंटल इनकम @30,000 per month for 2 months, that is April 25 and May 25, received in advance in March 25। रेंटल इनकम ड्यू but not received for March 26। निकालो बेटा आंसर। बेटा देखिए इस पे कैसे सोचेंगे आप। पहली बात फिर से ये दिमाग में लो कि एक्रूअल प्रिंसिपल आपको कितने साल का हिसाब लिखने को कहता है, 1 साल, और 1 साल में कितने महीने हैं, 12। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें ना 3 साल की इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन में करंट ईयर की भी इंफॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की भी इंफॉर्मेशन है, और इस क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर की भी इंफॉर्मेशन है। जबकि एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है कि आप सिर्फ किस पे फोकस करो, करंट ईयर पे फोकस करो। ध्यान दो बेटा, हमको रेंटल इनकम मिली अप्रैल 2026 के लिए अभी से, तो हमको अप्रैल 26 की रेंटल इनकम एडवांस में मिल गई। अप्रैल 26 अपना कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर। इसका पैसा एडवांस में यानी अप्रैल का पैसा अपने को कब मिल गया, मार्च में। पर पैसा मिलने से इनकम इनकम होती है कि सर्विस देने से इनकम होती है, सर्विस देने से। तो ये पैसा आपको भले एडवांस मिल चुका है पर ये आपकी इनकम नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये पैसा हमारी इनकम नहीं है, उल्टा ये पैसा हमारी लायबिलिटी है। क्योंकि हमने एडवांस में पैसा लिया तो हमको बदले में सामने वाले को सर्विस देनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन टू पे है। तो ये इनकम नहीं बल्कि ये तो अपनी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। और अपने से क्वेश्चन पूछा है कि उसकी साल भर की क्या निकालो, रेंटल इनकम। कहता है कि रेंटल इनकम @30,000 पर मंथ फॉर 2 months, दैट इज फॉर अप्रैल 25 एंड मई 25, रिसीव्ड इन एडवांस इन मार्च 25। ये देखिए हमारा प्रीवियस ईयर जो है उसमें क्या आ रहा है, मार्च 25। करंट ईयर आपका कब से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से। तो मार्च 25 में आपको अप्रैल 25 की और मई 25 की रेंटल इनकम 30,000, ऐसी 2 महीने की 60,000 एडवांस में मिल गई। तो बेटा आपको करंट ईयर का पैसा एडवांस में मिला कब, प्रीवियस ईयर में। अब उस एडवांस पैसे के बदले में आपने मकान दे दिया, 1 महीना हो गया, मकान दे दिया, दूसरा महीना हो गया, मतलब आपकी इनकम 2 महीने की क्या हो गई, ड्यू हो गई। इसका मतलब 30,000 इंटू 2, ये 60,000 आपकी क्या बन गई है, इनकम बन गई। फिर आगे बढ़िए तो आगे लिखता है कि रेंटल इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर मार्च 26। हमने मार्च 26 में मकान किराए पे दे दिया, इनकम ड्यू हो गई लेकिन उसके पैसे
नहीं मिले। अपने लिए किसी चीज को इनकम डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या है कि उसका ड्यू हो जाना काफी है। तो ये ड्यू हो गई 1 महीने की इनकम। अब 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12। 12 में से आपके सामने जो हिसाब है वो कितने महीने का है? 3। मतलब कि 9 महीने की इनकम ड्यू होके रिसीव हो गई। 9 महीने की इनकम ड्यू होके रिसीव हो गई 270। तो ये भी आपकी क्या है? इनकम है। तो ये इनकम रिसीव हो गई थी पिछले साल, ड्यू हुई इस साल। ये इनकम इस साल ड्यू हुई, लेकिन इसके पैसे नहीं मिले। और ये बीच के 9 महीने की जो इनकम है वो ड्यू भी हुई और रिसीव भी हुई, क्योंकि पैसा नहीं मिलता तो यहाँ बताता था आपको। उन्होंने तो कहा कि सिर्फ कौन से महीने का पैसा बाकी है? मार्च। यानी बाकी सब महीने के पैसे आपको मिल गए हैं। टोटल लगा लीजिए 60, 270, 30। तीनों को प्लस करेंगे 3,60,000 रुपीज। तो 3,60,000 रुपए ये हो गई हमारी रेंटल इनकम। 360 रेंटल इनकम। नोट डाउन करना है तो कर लो। बोलिए बेटा, लिखे। अब कौन ये पूरा एक्सप्लेन करके समझाएगा? बेटा बताओ उधर कि हमारी जो रेंटल इनकम 360 आई वो कैसे आई? स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताओ। यहां से शुरू करो, प्रीवियस ईयर वाले से। हम्म। बेटा वो इनकम थी कि एडवांस पैसा था? हम्म, बराबर। हमने सर्विस यूज की कि हमने सामने वाले को दी? सर्विस दी, बराबर। यानी ये समझ लो बाकी सब लोग भी कि हमने प्रीवियस ईयर में 2 महीने का पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया था, लेकिन उस एडवांस के बदले में हमने सामने वाले को क्या दी? सर्विस दी। और सर्विस देना यानी इनकम का ड्यू होना। तो पैसा यहां मिला और इनकम यहां पे आके ड्यू हुई। आगे। हम्म। 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 देखो बेटा, ये वाला पॉइंट समझो कि हमको अप्रैल 26 के भी पैसे मिले थे, पर अप्रैल 26 का पैसा 31 मार्च को मिलने के बावजूद इनकम नहीं था, क्योंकि वो पैसा अप्रैल का था। तो ड्यू भी कब होगा? अप्रैल में। जब आप अप्रैल में मकान देंगे तब ये इनकम ड्यू होंगी। इस पॉइंट पे ये इनकम ड्यू है क्या? नहीं। तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, बोला कि ये हमारी इनकम है ही नहीं। लेकिन ये बचे हुए 10 महीने की इनकम को हमने इनकम माना, जिसमें से 9 महीने की इनकम आपको कैश में मिली और 1 महीने की इनकम मिलना बाकी रही। तो बाकी रहे, पैसा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो ड्यू हो जानी चाहिए। बैठिए रिद्धिमा, समझा के बाद समझना तो पड़ेगा ही। बैठिए तन्वी। हाँ, स्टार्टिंग से यहाँ से समझाइए। हाँ, बराबर। पहले इसका ही बता दो ना कि यहाँ पे बोला था कि हमको अप्रैल 26 का पैसा एडवांस में मिला, तो इसको हमने क्या किया? बिल्कुल। अब बाकी लोग भी समझ लो। पहला पॉइंट क्या था कि साल है आपका ये वाला और आपको पैसा मिला नेक्स्ट ईयर का। अब नेक्स्ट ईयर के पैसे तो मिल गए,
लेकिन उसके बदले में मकान भी तो देना पड़ेगा, वो तो हमने दिए ही नहीं। मतलब पैसा मिला और सर्विस देना बाकी रह गई। तो सर्विस बाकी है तो उसको इनकम तो मान ही नहीं सकते, वो तो उल्टा क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। क्योंकि बिना सर्विस दिए पैसा आ गया तो इनकम नहीं रहता, क्या रहता, लाइबिलिटी। करके इसको हमने इनकम नहीं माना। इसका बताइए। रेंटल इनकम यहाँ मिल गई थी यहाँ। हम्म। तो इसको देखिए कैसे समझना। बेटा आपको ये बात दिमाग में बिल्कुल ऐसी फिट करो दिमाग में, ये बात क्या, कि एक्रूअल प्रिंसिपल बात करता है करंट ईयर की, और ये है मेरा करंट ईयर। मेरे को करंट ईयर के शुरू के 2 महीने अप्रैल और मई, ये 2 महीने का रेंट मुझे कहाँ मिल चुका है, प्रीवियस ईयर में। तो मेरे को प्रीवियस ईयर में रेंट मिल चुका है, लेकिन मैंने मकान तो अभी दिया, मतलब ड्यू तो अभी हुआ। यानी पैसा भले ही पिछले साल मिला, पर मैंने इनकम उसको कब माना, करंट ईयर में। क्योंकि इनकम का क्राइटेरिया है ड्यू होना, और ड्यू तब होता है जब आप सर्विस दे देते हैं। तो भले ही आपको 2 महीने का पैसा यहाँ मिला, पर उसका ड्यू जो है वो अप्रैल और मई में आया, करके पैसा जो है वो अप्रैल और मई में आपकी इनकम में कन्वर्ट हुआ। तीसरा, भले ही वो हमको मिली ना हो, क्योंकि एक्रूअल प्रिंसिपल यही तो कहता है कि इनकम को इनकम मानने के लिए पैसा मिलना जरूरी नहीं है, इनकम को इनकम मानने के लिए उसका ड्यू होना जरूरी है। तो यहाँ क्या हुआ कि हमको 1 महीने की रेंटल इनकम जो है वो ड्यू हो गई, पर मिली नहीं। मतलब ये हमने सर्विस दे दी, पर इसका पैसा आया नहीं। और एक्रूअल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पैसा आने की राह मत देखो, सर्विस दे दी तो उसको अपनी क्या मान लो, इनकम मान लो। तो ये 1 महीने का हिसाब मैच हो गया, ये 2 महीने का। लेकिन साल में महीने कितने हैं, 12। तो 12 में से 3 गए, बचे कितने, 9। तो उन 9 महीनों में क्या हुआ होगा, तो उन 9 महीनों में इनकम ड्यू होके रिसीव हो गई होंगी। तो ये ड्यू एंड रिसीव हो गई 9 महीने की। ये ड्यू, ये ड्यू, ये ड्यू, जितना भी ड्यू है वो सारा आपका इनकम है। तो आपकी कुल इनकम कितनी हो गई, तो आपकी कुल इनकम हो गई 3,60,000। तो एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है, एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है कि इनकम को इनकम मानने के लिए पैसा मिलना जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है, उसका ड्यू होना। तो मेरे को पिछले साल पैसे मिले पर सर्विस इस साल दी, तो ड्यू इस साल हुआ, मान लो इनकम। आपने सर्विस दे दी, पैसे नहीं मिले, अगले साल मिलेंगे, फिर भी क्या मान लो, इनकम। आपने यहाँ अप्रैल 26 का पैसा ले लिया, सर्विस नहीं दी, आपकी इनकम नहीं है। बीच के 9 महीने वहां पे आपने सर्विस भी दी, पैसे भी मिले, तो आपकी इनकम है। और वही बात तो हमने यहाँ पे लिखी भी है, हमने अपने चार्ट में लिखा है कि इनकम ड्यू होके मिल जाए तो भी इनकम है, और इनकम ड्यू होके ना मिले तो भी वो आपकी इनकम है। क्योंकि मेन मुद्दा है कि वो क्या हो रही है, ड्यू हो रही है। आई बात समझ में। अब रिद्धिमा बताएंगे, नहीं बताओ, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या होता है ये समझाओ। देखो इधर देखो, एक्रूअल सभी लोग देखो, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या होता है, एक्रूअल यानी क्रिएट होना। क्या क्रिएट होना, एक्सपेंस और इनकम का क्रिएट होना। एक्सपेंस और इनकम कैसे क्रिएट होती है, पैसा देने से या सर्विस देने से, सर्विस देने से। तो एक्रूअल क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी को सर्विस दे दी तो इनकम ड्यू हो गई, अगर आपने किसी से सर्विस ले ली तो एक्सपेंस ड्यू हो गया। पैसे का उसमें कोई रोल नहीं है। आप मेरे क्लास में आके बैठे, मैंने आपको पढ़ाया, मेरी इनकम ड्यू हो गई, बात खत्म।
पैसा तो मैं बाद में आपसे वसूल कर ही सकता हूँ। मेन चीज क्या है कि इनकम ड्यू होना जरूरी है, और उसका ड्यू होना किस पे डिपेंड है? सर्विस देने पे। और एक्सपेंस का ड्यू होना किस पे डिपेंड है? तो एक्सपेंस का ड्यू होना सर्विस लेने पे डिपेंड है। आई बात समझ में? नहीं, दोबारा देखो, और थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। बेटा हम लोग जो हिसाब कर रहे हैं वो कितने साल का कर रहे हैं? 1 साल। 1 साल में कितने महीने हैं? 12 महीने। क्या ऐसा कोई नियम है कि जो महीने का पैसा वही महीने में देना, कि कभी भी दे सकते? बोलो ना, ऐसा कोई नियम है क्या कि जो महीने के पैसे वही महीने में देना, कि पैसे कभी भी दिए जा सकते हैं? बोलो तो। नहीं, कभी भी। आपने ट्यूशन लगाई, आप मेरे को महीने के हिसाब से पैसा दे रहे क्या? आपने मेरे को सारा पैसा कैसे दे दिया? एडवांस में। तो पैसा ऐसी चीज है जो कभी भी दिया और लिया जा सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता। मेरा सप्लायर है, उससे मेरे को माल मंगाना है, उसने बोला भाई एक काम करना, लाख रुपए डाल दे। मैंने डाल दिए लाख रुपए। अब माल जब आएगा तब आएगा, मैंने तो उसको पैसे दे दिए। तो पहली बात आप ये समझो कि एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है कि आप हिसाब कितने समय का कर रहे हैं? 1 साल, यानी कि 12 महीने का। अब 12 महीने में पैसा कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, आप उस पर ध्यान ही मत दो। आप ध्यान किस पे दो? कि वो ड्यू हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी से तय होगा कि वो एक्सपेंस है या इनकम है। तो इमेजिन करो कि 12 महीने के बीच में, इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे बढ़ा ले, कि 12 महीने के बीच में आपको 12 महीने का पैसा मिले, ये जरूरी नहीं है। आपको पैसे का काम था, आपने किराएदार को बोला कि भैया मेरे को 2 महीने का एडवांस दे दो। किराएदार ने अप्रैल और मई का एडवांस आपको कब दे दिया? मार्च में। क्या मिला आपको? पैसा मिला। बेटा पैसा मिला, पर आपने सर्विस दी क्या? नहीं। सर्विस कहाँ दे रहे? अप्रैल 25 में। सर्विस कहाँ दे रहे? मई 25 में। तो पैसा मिला यहाँ, पर इनकम जनरेट हुई यहाँ। तो इनकम कैसे जनरेट होती? सर्विस देने से। पैसा मिलने से इनकम जनरेट नहीं होती, इनकम जनरेट हुई सर्विस देने से। तो आपकी इनकम बन गई 60,000। फिर बोला कि रेंटल इनकम मार्च 26 की ड्यू है पर रिसीव दी हुई। तो मतलब मैं यहाँ पे भी सर्विस दे चुका हूँ, ड्यू है मतलब मैं सर्विस दे चुका हूँ, पर पैसा नहीं मिला। और एक्रूअल प्रिंसिपल क्या बोलता है? पैसे मिलने पे आप ध्यान ही मत दो, आप ध्यान किस पे दो? ड्यू होने पे। तो अगर आप बोलोगे इनकम ड्यू है, तो पैसा मिले या ना मिले आपकी क्या है? इनकम है। अब साल में महीने कितने हैं? 12। उसमें से आपको हिसाब 2 और 1 कितने महीने का मिल गया? 3 महीने का। तो 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9 महीने। तो इन 9 महीनों में क्या हुआ होगा? तो इन 9 महीनों में आपकी इनकम ड्यू होके रिसीव हो गई होंगी। मतलब आपने मकान दिया, अगले ने पैसे दिए, आपने मकान दिया, अगले ने पैसे दिए, तो ऐसे 9 महीने के पैसे ड्यू होके मिल गए। और एक बात यह है कि आपको अप्रैल 26 का पैसा मार्च में मिल गया। अप्रैल 26 तो आगे आने वाला साल है, और उसका पैसा आपको कब मिल चुका है? मार्च में मिल चुका है। तो आने वाले साल का पैसा अभी से मिल गया, तो सर्विस दी कि देना बाकी है? देना बाकी है। तो ये तो आपकी इनकम नहीं है, और हमको इनकम ही पता लगानी थी। तो ये ड्यू, ये ड्यू, ये ड्यू, जो ड्यू है वो सब मिला के आपकी इनकम है। बोलो क्या समझे? यहाँ बोलो क्या समझे, बोल के बताओ, हम ऐसा थोड़ी यकीन करेंगे। बोलो एक्रूअल प्रिंसिपल कितने साल के हिसाब की बात करता है? 1 साल। और वो ये बोलता है कि उस 1 साल के अंदर क्या होना जरूरी है? ड्यू होना जरूरी है। और ड्यू होना मतलब सर्विस देना। अगर आप सर्विस दे चुके हैं, पैसा साइड में रखो, सर्विस दे चुके हो, उस चीज को अपनी क्या मान लो? इनकम मान लो। आई बात समझ में? बैठिए। बेटा बोलिए, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? हम्म? तो मेरे को ये बताइए कि आपने मुझे फीस दी, तो ये इनकम है, असेट है या लाइबिलिटी है? मेरे एंगल से आपने मुझे फीस दी,
तो मेरे एंगल से ये इनकम है, असेट है या लाइबिलिटी है आज के तारीख में? इनकम होने के लिए क्या जरूरी है? सर्विस देना। मैंने आपसे पैसे तो ले लिए, सिलेबस पूरा करवाया क्या? नहीं। तो पैसे ले लिए लेकिन सिलेबस नहीं करवाया, तो आपसे मिला हुआ पैसा मेरी इनकम हुआ क्या? क्या हुआ बोलो? लाइबिलिटी हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज को इनकम डिक्लेयर करने के लिए क्या जरूरी है? ड्यू होना। और ड्यू होना मतलब सर्विस देना। तो आपकी फीस मेरी इनकम कब बनेंगी? जब मैं सिलेबस पूरा करवाऊंगा। अगर मैंने सिलेबस पूरा करवाया तो उस दिन मैं कहूंगा कि ये फीस मेरी क्या है? इनकम है। तब तक के लिए फीस मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। समझ रहे बात? बेटा बोलो, एक्रूअल प्रिंसिपल। बोलो बेटा, एक्रूअल प्रिंसिपल। हम्म। हम्म। इनकम मान सकते हैं। ठीक है। बेटा, एक्रूअल प्रिंसिपल कुल मिला के ये कहता है कि हम एक साल का हिसाब कर रहे हैं और विद इन ईयर अगर हम सर्विस दे चुके हैं तो हमको इनकम हो गई है, मान लो, पैसा मिले या ना मिले। अगर विद इन ईयर हम किसी से सर्विस ले चुके हैं तो एक्सपेंस हो चुका है, मान लो, पैसा मिले या ना मिले। आई क्या बात समझ में? अब जरा टेक्स्ट बुक में देखो। आपके टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर में अकाउंटिंग के एक कॉन्सेप्ट दिए हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल प्रिंसिपल, जो हमने कल और आज में पढ़ा। पढ़ो ध्यान से, क्या बोलता है? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज और अर्नड। कहता है इनकम को इनकम तब मानो जब आप उसको कमा चुके हो। और इनकम कब कमाई जाती है? जब हम सर्विस दे चुके होते हैं। तो इनकम कमाने का मतलब ही क्या है? तो बेटा, इनकम को कमाने का मतलब ही है कि इनकम क्या हो गई? ड्यू। और इनकम ड्यू कैसे हुई? आपने सामने वाले को सर्विस दे दी। एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रू। कहता है खर्चे को खर्चा तब मानो जब वो खर्चा क्या हो जाए? ड्यू हो जाए। एक्रू यानी क्रिएट होना। फिर भले ही आप पैसा दो या मत दो, अगर आपने सर्विस ले ली है तो एक्सपेंस मान लो, अगर आपने सर्विस दे दी है तो इनकम मान लो। ऑल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी इनकम, तो ऑल एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड यानी एक साल, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो all expense and revenue related to accounting period are to be considered irrespective of the fact that revenue are received in cash or not, or expense are paid in cash or not। मतलब खर्चा ड्यू है तो खर्चा मान लो, पैसा दिया हो या ना दिया हो मैटर नहीं करता। इनकम ड्यू है तो इनकम मान लो, चाहे पैसा मिला हो चाहे पैसा न मिला हो। मतलब अकाउंटेंसी में इनकम को इनकम मानने का क्राइटेरिया पैसा मिलना है कि सर्विस देना है। एक्सपेंस को एक्सपेंस मानने का क्राइटेरिया खर्च कैश में करना है या सर्विस लेना है? सर्विस लेना है। मतलब पैसा मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है? ड्यू होना, सर्विस लेना देना, ये मैटर करता है। एग्जाम्पल दिया, A company invested 1 lakh with bank for 1 year on 1 अक्टूबर। एक कंपनी ने 1 अक्टूबर के दिन बैंक में ले जाके 1 लाख रुपए जमा कर दिए। तो बैंक जो है उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि रोज इंटरेस्ट क्या हो रहा है? एक्रू हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अगर मेरा पैसा बैंक में जमा है और उस जमा पैसे पे मेरे को 10% के हिसाब से 10,000 का ब्याज चाहिए,
तो ये ब्याज ड्यू हो रहा है, मतलब मेरी इनकम है, मिलेगा ना एक दिन देगा बैंक वाला। कब देगा? जब साल पूरा होगा। लेकिन मेरी इनकम तो रोज क्रिएट हो रही है, तो मैं कहूंगा कि ये इंटरेस्ट क्या है? ड्यू है, एक्रूड है, क्रिएटेड है। और जो चीज क्रिएट हो जाए उसको इनकम या एक्सपेंस मान लो, पैसे का लेन देन बाद में होता रहेगा। आई बात समझ में? कितने लोगों के समझ में आई? तो बेटा हमने अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़ लिए? पहला, एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। किसके एंगल से सोचना है? बिजनेस के एंगल से। दूसरा पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम, ट्रांजैक्शन रहेगा एक, उसके इफेक्ट कितने होंगे? दो। बेटा डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर अपने को इसके बाद पढ़ना है, ये अभी पहला चैप्टर शुरू है, दूसरा चैप्टर आपका डबल एंट्री है, तो हम पूरा एक महीना डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट शुरुआत की, इतना ही बताया कि बेटा ट्रांजैक्शन रहेगा एक, इफेक्ट रहेंगे दो। गाड़ी में पेट्रोल डाला, पेट्रोल आया, पैसे गए। आपने मेरे को फीस दी, बदले में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपने इलेक्ट्रिक का बिल पे किया, बदले में इलेक्ट्रिसिटी यूज की। हर ट्रांजैक्शन के अंदर कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो। डबल एंट्री सिस्टम। फिर हमने ये पढ़ा एक्रूअल। एक्रूअल क्या कहता है? एक्रूअल कहता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आप सामने वाले को सर्विस दे चुके हैं तो पैसा मिले या ना मिले, अगर सर्विस दे दी तो समझ लो इनकम है। और अगर आप सामने वाले से सर्विस ले चुके हैं तो पैसा दिया ना दिया मैटर नहीं करता, सर्विस ले चुके हैं तो आपका क्या है? एक्सपेंस। आई बात समझ में? और ये क्यों पढ़ रहे? तो इसलिए पढ़ रहे कि इसी से तो असेट और लाइबिलिटी का जजमेंट आएगा। अगर आपको एक्रूअल का प्रिंसिपल ही नहीं पता तो आप कैसे जज करेंगे कि कोई चीज असेट है या लाइबिलिटी है? जैसे अभी आप यहाँ पे जज कर पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सर ये पैसा हमको अप्रैल का मार्च में मिल गया, मतलब एडवांस में मिल गया, सर्विस देना बाकी है। बाकी है मतलब अपनी लाइबिलिटी है। यहाँ आप बता सकते हैं कि सर यहाँ मैं सर्विस दे चुका हूँ लेकिन पैसा मिला नहीं, मतलब पैसा लेने का मेरे को राइट है, मतलब ये मेरी क्या है? असेट है। तो आप बोलोगे सर ये असेट है पर आपने तो इनकम लिखा, तो ये डबल एंट्री। डबल एंट्री कहती है कि ये इनकम भी है तो पैसा मिलने का है, इसलिए आपकी असेट भी है। यहाँ पे डबल एंट्री कहती है कि पैसा मिला, कैश असेट है, पर उसके बदले में सर्विस देना है तो वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। तो असेट और लाइबिलिटी का जजमेंट, इनकम और एक्सपेंस का जजमेंट सिर्फ किसको समझने से आ सकता है? एक्रूअल प्रिंसिपल को। अगर आपने एक्रूअल प्रिंसिपल को दिमाग में रखा तो आप असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम सबका जजमेंट ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? बाकी कर लेंगे बेटा।